जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र, जो कि हम लोग का आज 16 फरवरी 2015 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 2 प्रीवियस ईयर का प्रश्न कंप्लीट कर लिया, जो कि 2011 और 2013 का। आज हम लोग देखेंगे जो ये प्रश्न पत्र है, तो ये आपको जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी का 2015 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, जो कि हम लोग का सहायक सचिवालय 2187 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। तो हम लोग इसके लिए जो है प्रैक्टिस सेट तैयारी शुरू किया है। और यदि आपका इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगा। ये जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, तो ये प्लेटफॉर्म बुक का है, जिसमें आपको ये प्रीवियस ईयर जो कि क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया गया है, तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और आपको 2010 से 2021 तक जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है, तो सारे प्रश्न जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख लीजिए, बिहार एसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय जो कि प्रारंभिक परीक्षा जो कि पीटी 16 फरवरी 2015 के मेमोरी बेस पर हम लोग आज देखेंगे। ठीक, चलिए यहाँ से जो पहला प्रश्न शुरू हुआ, तो यह प्रश्न जो है आपका मैथ का है। आपको मैथ और रीजनिंग का लेकर 1 से लेकर जो 64-63 तक प्रश्न है, तो वो मैथ और रीजनिंग का है। तो मैथ और रीजनिंग आप लोग सॉल्व करिएगा, यदि आपको जो PDF मिल जाएगा तो। और चलिए हम लोग अपने जीके जीएस के प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देख लीजिए यहाँ से हम लोग का जो जीके का प्रश्न हुआ शुरू, देखिए 64 नंबर से यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, चलिए प्रश्न है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वह निम्नलिखित में से आपका क्लोरोफिल होता है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट घाटी या फिर साइलेंट वैली या फिर मूक घाटी जो है, यह आपको केरल में अवस्थित है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी आपको याद रखना है, ये उत्तराखंड में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा जो है आपके मांडवी नदी पर है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए 67 नंबर है कि शुष्क, यहाँ पर देखिए शुष्काछिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए यहाँ पर शुष्काछिकोप का जो प्रकोप होता है, ये मनुष्यों में किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन D की कमी के कारण होता है, जिसको रिकेटस भी कहते हैं, वही बीमारी है। ठीक, आपको याद रखना है। चलिए और अगला प्रश्न है हम लोग का 68 नंबर है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है कौन सा? तो ये जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिमाण है, वह है आपका यहाँ से बाल्च है, जो उसको मरास्मस कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 69 नंबर जो है, यहाँ से प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर G जो है गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है? देखिए यहाँ पर G का मान जो होता है सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो इसका सबसे अधिक मान जो होता है अटलांटिक के कैंप में होता है। ठीक, आपको याद रखना है, ये अटलांटिक के मान कैंप में सबसे जो अधिक होता है, इसका G का मान होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से 70 नंबर है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो मधुमेह रोग होता है जो आपका पैंक्रियाज या अग्नाशय में कुछ खराबी या गड़बड़ी के कारण होता है, ये मधुमेह का स्त्रावन होता है। ठीक, आपको याद रखना है, शरीर के किस अंग की खराबी से? तो पैंक्रियाज या फिर अग्नाशय की खराबी से मधुमेह रोग होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि इबोला क्या है? तो इबोला जो है एक वायरस है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 72 नंबर है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है? देखिए आप व्याप्त हो सकता है। देखिए ये जो आयोडीन होता है, तो ये आयोडीन आपको जो ये घेघा रोग जो होता है, ये आयोडीन की कमी से तो होता है, लेकिन ये आपको पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इसका कारण है, देखिए इसका कारण क्या होता है कि समुद्र से स्थल की दूरी जस जस बढ़ता है, जिसमें भूमिगत जल में जो आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, तो ये भूमिगत जल में यदि आयोडीन की मात्रा कम होगी तो ये आपका घेंघा रोग होगा। ठीक, पहाड़ी क्षेत्र में इन्हीं कारण से जो आपका आयोडीन घेंघा रोग होता है। और ये जो समुद्र के तट यानी कि समुद्र के जो समीप जो होते हैं, तो उसके क्षेत्र में ये घेंघा रोग जो देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर उसमें जो है भूमिगत जल में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि विटामिन A मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो ये विटामिन A जो होता है ये यकृत में संग्रहित होता है। ठीक, अगला है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है ये फाइलेरिया रोग का वाहक है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो ये प्रदर्शित करती है समान वायुमंडल दबाव को। ठीक, आपको याद रखना है, जो ये यहाँ पर समदाब रेखाएं जो होती है, ये समान वायुमंडल दबाव को ये प्रदर्शित करती है। 76 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है?
तो कच्छ के रण में समाहित होती है लूनी नदी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 77 नंबर है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है। तो ये जो थायराइड ग्रंथि का स्थान होता है ये गला होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग भी कर लीजिएगा। और थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तो तारों का जो रंग होता है उसके टेम्परेचर यानी कि उसके तापमान पर जो है निर्भर रहता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा, राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग किस देश के थे। तो ये जो डॉक्टर नॉर्मन ई बारलॉग जो थे यह अमेरिका के थे। आप अमेरिका के थे। ठीक, आप लोग ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ये जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक, ये विश्व में हम लोग भारत की बात करें तो वह SS स्वामीनाथन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए जो है आयोडीन टेस्ट कराया जाता है। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद आपका 17। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 83 नंबर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक, आपको याद रखना है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ऑप्शन आपका सी सही है। और चलिए और इसका सूत्र जान लीजिए, रासायनिक सूत्र। तो CaSO यहाँ पर CaSO4 × 2 और इसके बाद होता है H2 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि निम्नलिखित में गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देश की नहीं है। देखिए इसमें से बताना है आपको कि 4 जो इसमें प्रजाति दिया गया है जैसे कि हॉल्स्टन, फ्रीजियन, गिर, रेड संधी और थारपारकर। तो इसमें से कौन जो है हम लोग के भारत में नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए हॉल्स्टीन जो फ्रीजियन है ये भारत की प्रजाति नहीं है। ये जो आपकी गाय की प्रजाति है तो यह आपकी डेनमार्क की प्रजाति है। बाकी जो यहाँ से 3 है ये तीनों भारत की प्रजातियाँ हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 85 नंबर है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना, तो इसकी जो गणना है यह गणना आपको पंचायत की बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक, इसकी जो पंचायत की पहली बैठक की तिथि से इसकी गणना की जाती है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों तक निर्धारित होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यहाँ से 86 नंबर है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन सही है। हालांकि इसमें जो हम लोग का ऑप्शन 3 वाला जो है सही है। कह रहे कि राज्य सूची के किसी विषय पर सांसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भ विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। यहाँ पर यह ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न हम लोग का 87 नंबर है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। जैसे कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है ये 2:3 होता है। दूसरा है कि राष्ट्रीय झंडे के चक्र में चारों ओर, यहाँ पर देखिए चारों ओर 24 होती है। यहाँ पर चारों ओर संख्या इसकी 24 होती है चक्रों की। और तीसरा है कि राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। और चौथा है कि राष्ट्रीय धुन बजने की पूर्ण जो आधिकारिक अवधि होता है वो 52 सेकेंड होता है। तो इसमें आपको क्या देखना है कि कहाँ जो कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कथन आपका राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है ये कथन गलत है। बाकी जो 3 इसमें कथन है वो बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए ये जो आपका राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है तो सारनाथ के स्तंभ पर जो 4 चिन्ह है वहीं से लिया गया है। ठीक, आपको याद रखना है, यह लौरिया नंदगढ़ से नहीं लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से हम लोग का ये 88 नंबर जो आप प्रश्न देख रहे हैं तो ये मैथ का प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 89 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ हुआ था। तो ये 1885 में प्रथम जो अधिवेशन हुआ था ये आपको याद रखना है ये बॉम्बे में हुआ था। ठीक, ये पहला जो अधिवेशन हुआ था तो ये दिसंबर 1885 में हुआ था। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? तो उसके पास जो विपक्षी दल का दावा करता है तो उसके पास जो सांसद में 55 जो है सांसद होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 91 नंबर है कि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिन बाद जो है त्याग पत्र प्रभावी माना जाएगा? तो यह कितने दिन पूछा गया है कि कितने दिन बाद, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ है हम लोग का 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन और 28 दिनों, जिसमें से रविवार शामिल नहीं है। कौन सा होगा? तो इसमें हम लोग का 7 दिन बाद तक ये मान्य होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग एक कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए 92 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? देखिए यहाँ पर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, ये प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था और 13 मई 1952 को जो है प्रथम लोकसभा का गठन किया गया, यह भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए और इस समय देखिए हम लोग की बात करें तो ये जो हम लोग का 19 से लेकर जो 24, ठीक है, आपको याद रखना है 2019 से लेकर 2024 चल रहा है, तो ये हम लोग का 17वीं लोकसभा है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से 93 नंबर जो प्रश्न है कि मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर जो है केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या होता है? देखिए यहाँ से प्रश्न है कि प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी में जो अनुपात आपको बताना है, जो कि केंद्र और राज्य के व्यय के अनुपात के अनुसार, तो यह क्या होगा? यहाँ से आपका बिल्कुल, यहाँ से जो आपका ये अनुपात होता है यह 75:25 होता है। ठीक, यानी कि 3:1 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं ये मनरेगा के बारे में। तो ये जो इसका पहले जो नाम था वह नरेगा था, जो कि 2 फरवरी 2006 को इसको आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। और इसका जो नामकरण है ये मनरेगा, तो ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नामकरण किया गया था मनरेगा के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई? कौन सी जो पंचवर्षीय योजना है जो कि अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण जो है प्रभावित हुई थी? तो वह प्रभावित हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक, आपको याद रखना है, यह तीसरी जो पंचवर्षीय योजना है यह आपको भारत और पाक युद्ध के बीच, जो भारत और पाक के बीच जो युद्ध हुआ था उसी समय ये कुछ यानी कि प्रभावित हुआ था, तो वही प्रश्न दिया गया है। और चलिए और ये जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपको 1961 से 66 के बीच हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसान सभा जो है सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो नील दर्पण के जो चित्रकार हैं वह दीनबंधु मित्र हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा। और ये जो नील दर्पण है तो ये आपको 1860 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें आपको क्या है कि बंगाल के कृषकों के बारे में ये सब है। तो ये बंगाल में जो कृषकों के दशा को दर्शाया गया है। आपको ये नील दर्पण 1859, ठीक है, आपको याद रखना है कि 1860 और 70 के दशक में यह जो है आंदोलन हुआ था। ठीक, इसका एक्यूरेट समय नहीं होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 1860 और 1870 के ये मध्य हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 97 नंबर है कि नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो पंचायती राज से जो है बलवंत राय मेहता समिति का जो कमेटी का जो संबंध है वो ये क्या बोलते हैं, पंचायत राज समिति से है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? यानी कि उसका जो संक्षेप, जो सार मतलब होता है कि उसका उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था लोक भागीदारी। क्या? लोक भागीदारी। और अगला प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है आपको क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 100 नंबर जो प्रश्न करें कि राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 29 अगस्त, ये आपको याद रखना है, ये आपको मेजर ध्यानचंद, ठीक, और जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक, यहाँ से ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 101 नंबर है कि मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये जो रेमन मैग्सेसे हैं यह राष्ट्रपति थे आपके फिलीपींस के। ठीक, ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? यह भी आपको याद रखना है कि फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया जाएगा कहाँ? तो इसका आयोजन जो है कतर में किया जाएगा। ठीक, अगला है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 104 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो ये जो डुरंड कप है आपके फुटबॉल से संबंधित है। और निम्न में से किससे जो है वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए ये जो प्रश्न है तो चूंकि 2015 का ये प्रश्न पत्र है तो इसमें क्या है कि 2014 का जो है करंट अफेयर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 106 नंबर है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये बिहू जो होता है ये असम का लोक नृत्य है, आपको याद रखना है। और ये जो बिहू है तो कछारी और कचारी, आप देखिएगा याद रखिएगा, कछारी व कचारी जनजातियों के द्वारा जो है ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि पेरू की राजधानी है। पेरू की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर लीमा है। ठीक, पेरू की राजधानी लीमा है। और चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह कहाँ है। चेरनोबिल जो परमाणु संयंत्र जो अब बंद है वह पूछा गया आपसे कि वह कहाँ है। तो ये आपको यूक्रेन में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा येन होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तटों को प्रभावित नहीं किया। तो पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया। देखिए जो नीलोफर है यह पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया। और 111 नंबर जो आपका प्रश्न है कि ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी। तो ये जो ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा गया ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि विंग ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। तो विंग ऑफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो अब्दुल कलाम हैं। और 113 नंबर है कि भारत एक खोज है पुस्तक जो अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, यह भारत एक खोज के लेखक कौन है। देखिए यहाँ से प्रश्न को जो डिटेल्स के साथ दिया गया है कि भारत एक खोज जो है यह लिखा गया था पुस्तक जो कि अहमदनगर किला जेल कारावास में लिखा गया था। और यह किसने लिखा था। तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था जब उन्होंने जेल में बंद थे अहमदनगर में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, यानी कि चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। कौन सा देश। तो आपका यहाँ से क्यूबा हो जाएगा। ठीक, चलिए और अगला प्रश्न हम लोग का है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो ये जिसका घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसका जो गठन किया गया था यह 1945 में किया गया था, 24 अक्टूबर 1945। और वर्तमान में इसमें जो है 193 देशों की संख्या है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 117 नंबर है कि भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, आपको याद रखना है कि उस समय वायसराय कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन। और आज़ादी के बाद प्रथम यदि आपसे गवर्नर जनरल पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। ठीक, इसमें क्या है कि बहुत से बच्चों का जो है रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि आज़ादी के बाद, ठीक, आज़ादी के बाद यदि पूछा जाए तो राजगोपालाचारी थे। और पहले पूछा जाए तो वह आपको जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कौन सा आईपीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। तो वह शामिल रहे एओ हुम। देखिए एओ हुम जो थे वह एक आईसीएस अधिकारी थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से 119 नंबर है, यहाँ से देख लीजिए कि म्यांमार की राजधानी है कहाँ। तो म्यांमार की राजधानी है आपका नई पई ताव। ठीक, नई पई ताव जो है ये म्यांमार की राजधानी है। और तमस उपन्यास के लेखक कौन है। तो तमस उपन्यास के लेखक हो जाएंगे भीष्म सहानी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। सबसे पहले यानी कि प्रथम में जो यह पुरस्कार दिया गया था यह विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है कब दिया गया था। तो 1991-92 में उनको दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। ठीक, ऑप्शन आपका सी जो है करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। देखिए यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर जो ये प्रश्न है तो ये आपको 2015 का जो प्रश्न है तो उस समय उसी का प्रश्न पूछा गया है। और उसका जो राइट आंसर कौन था, रघु राजन हो जाएगा। ठीक, लेकिन वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो शशिकांत दास हैं। ठीक, चलिए
प्रश्न 124 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है। देखिए यहाँ से जब भी वर्तमान की बात आए तो आप लोग समझिए कि ये 2015 का पेपर है, तो ये उसी समय का बात होगी। और उस समय जो अध्यक्ष थी वो ललित कुमार मंगलम, और अब हम लोग बात करें 2022 में तो ये आपका रेखा शर्मा है, जो कि 2018 से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब जो है हस्ताक्षरित हुआ। तो यह जो हुआ था 1954 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, देखिए यहाँ पर भारत में पूछा गया तो एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि आंग सान सू की जो NLD की नेत्री है किस देश से संबंध रखती है। तो वह संबंध रखती है म्यांमार से। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पूना संधि कब की गई। तो ये जो पूना फैक्ट है ये आपको याद होगा, यह पूना फैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में अवस्थित है। तो ये गिर का जो वन है यह आपको गुजरात में है। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बाघों के बारे में। तो भारत में विश्व का सबसे अधिक बाघ है, जो कि अभी वर्तमान में 2967 है। कितना, 2967 है, जिसमें से सबसे अधिक हम लोग बात करें तो सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि 526 है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हैं। तो ये राजा रवि वर्मा जो है त्रावणकोर से जुड़े हुए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से 131 नंबर है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो अमरकंटक में यहाँ से आपका सोन नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक में होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 132, देखिए 132 नंबर जो ये आपका गणित का प्रश्न है। और 133 देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो है हैंसोंग के द्वारा अध्ययन किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और हैंसोंग जो था ये आपको 629 से लेकर 644 तक ये भारत में रहा, लगभग 15 वर्षों तक वह भारत में रहा, जो कि यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के जो है सारे शिक्षाओं का जो संग्रह किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। तो ये कांग्रेस के द्वारा 1929 जो कि लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था पूर्ण स्वराज का संकल्प, यानी कि पूर्ण स्वराज का मांग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपसे हम लोग का 135 से जो मैथ का शुरू हुआ। तो हालांकि हम लोग का अब जो जीके जीएस का इस सेट का प्रश्न जो है ये खत्म हो चुका है। जो भी प्रश्न था हम लोग का 134 तक था, तो उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और ये जो मैथ का आपका प्रश्न है तो यदि आपको जो है PDF मिल जाएगा तो आप लोग उसको सॉल्व करिएगा, और कोई भी प्रश्न फंसे तो उसका मैं सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स। और अगला जो आपका पेपर होगा तो वह 23 फरवरी, ठीक 23 फरवरी 2015 का होगा, जो कि ये द्वितीय स्नातक पर होगा। और ये आपको प्रारंभिक यानी कि वो भी PT का ही प्रश्न होगा, तो उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।